जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों येलो बुक में दोस्तों हमारी 21 वीडियो हो चुकी हैं अभी तक की सभी कंप्लीट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ये येलो बुक की दोस्तों ये हमारी 22वीं क्लास है। येलो बुक की दोस्तों हमारी 22वीं क्लास होने वाली है, जिसमें दोस्तों हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के बारे में। तो आज दोस्तों उसी क्रम में दोस्तों हम पेज बाय पेज दोस्तों धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। इस बुक को कंप्लीट कराने का वादा किया है, तो ये बुक तो हम कंप्लीट कराएंगे ही, और कोशिश करूंगा दोस्तों कि ये बुक आपकी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ चुके हैं भारत के राष्ट्रपतियों के क्रम की ओर। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि अगले नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपतियों के क्रम के बारे में। तो चलिए दोस्तों एक बार सभी पर दो जल्दी से जुड़ जाएंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और दोस्तों यदि आपको लगता हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। और दोस्तों आपको बता दें, यदि आप इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं, वो भी दोस्तों फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों आपको मीडिया फाइल में जाकर वो पीडीएफ दोस्तों आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि पूरा बुक का सॉल्यूशन उसमें दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो दोस्तों पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम। तो सबसे पहले दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 पर कौन थे दोस्तों, नंबर 2 पर थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति थे। अगला है दोस्तों तीसरे नंबर पर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये थे दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। और यदि दोस्तों क्रम की बात करें तो इनका क्रम जो है दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपतियों में इनका तीसरा स्थान आता है, ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। क्लियर। अगला है दोस्तों चौथी नंबर पर है दोस्तों वीवी गिरी। बीवी गिरी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के क्रम में इनका चौथा स्थान है। पांचवा है दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ये भी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि दोस्तों 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इसके बाद है दोस्तों 6वें नंबर के नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति के 6वें राष्ट्रपति हैं। अगला है दोस्तों 7वां है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ये भारत के राष्ट्रपति 7वें थे। अगला है दोस्तों आर वेंकटरमण। आर वेंकटरमण दोस्तों ये भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। अगला है दोस्तों 9वां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। अगला है दोस्तों के आर नारायण। के आर नारायण अब दोस्तों भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। इसके बाद दोस्तों है आगे 11वां है दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इसके बाद दोस्तों आई हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये दोस्तों 12वें नंबर की हैं, जो कि दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दोस्तों आए हैं प्रणब मुखर्जी, जिनका स्थान है 13वां। और इसके बाद दोस्तों आया है 14वां स्थान किसका है दोस्तों, रामनाथ कोविंद का। और दोस्तों अभी जो हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति बनी है 15वें नंबर की है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों, ये दोस्तों आपके 15 नंबर के हैं द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू का यदि आपसे क्रम स्थान पूछा जाए, द्रौपदी मुर्मू का दोस्तों जो क्रम स्थान है वो राष्ट्रपति में कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो आपको बताना है दोस्तों ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, क्योंकि दोस्तों ये रामनाथ कोविंद की जगह पर आई हैं। 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद थे, जब दोस्तों इनको इस्तीफा दिया अपने पद से, तब दोस्तों 15वें नंबर पर बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि दोस्तों वर्तमान में हैं भारत की राष्ट्रपति। ठीक है। और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों दिया गया है, नोट करके दोस्तों आपको ये पॉइंट अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना है। वीवी गिरी न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला तथा BD जत्ती ये दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन रह चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा वीवी गिरी हैं, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला और दोस्तों BD जत्ती, ये 3 लोग हैं जो कि दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति की। भारत के उपराष्ट्रपति जो कि दोस्तों वर्तमान में कौन है, आपको बताया था अभी मैंने, जगदीप धनखड़, जो कि दोस्तों भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं।
संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्लियर, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यह दोस्तों किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 64 से 89। आर्टिकल 64-89 में भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, उसका उल्लेख मिलता है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों तीसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं होता है, तो याद दोस्तों नहीं होता है। क्लियर, अतः इसको मतदान का अधिकार भी नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। और बता दें दोस्तों, इसको मतदान यानी कि वोट डालने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसको केवल प्राप्त है। क्लियर, चलिए अगला है दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। यदि दोस्तों आप भी उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा कि आपको कौन कौन सी पद के लिए योग्यताएं रखनी होंगी। दोस्तों नंबर 1 दोस्तों पद की योग्यता दी गई है कि वह भारत का नागरिक हो। ये तो दोस्तों होना ही चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की भी योग्यता रखता हो। अगला है दोस्तों, निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर ना हो। अगला, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है कि राज्यपाल ने दिलाता है कि प्रधानमंत्री दिलाता है। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति दोस्तों जब बनता है तो उसके जो पद की शपथ होती है वो दोस्तों आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ही दिलाता है। क्लियर। अगला पॉइंट दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है आपका, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र, यदि मान लेते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है वह दोस्तों अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वो किसे देगा दोस्तों, सीधी सी बात है राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति से एक स्टेप नीचे होता है। तो किसे देगा, अपने बड़े वाले को देगा ना, तो राष्ट्रपति को देगा। और दोस्तों आप सभी को पता है इसका कार्यकाल कितना है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। चाहे दोस्तों राज्यों का मुख्यमंत्री हो, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, इन सभी का दोस्तों कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यह अनुच्छेद किस में बताया गया है, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 68 में ये बताया गया है। इस पॉइंट को दोस्तों नोट कर लेंगे अपने लोग सभी प्यारे दोस्त कॉपी में, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का दोस्तों यदि पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से ही कार्य करेगा। मान लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति किसी कार्य के लिए बाहर गया है तो राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होगा, उपराष्ट्रपति। और वो दोस्तों उपराष्ट्रपति तो होगा पर वह दोस्तों सेम राष्ट्रपति की हैसियत से ही कार्य करेगा। यह किस संविधान के अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद दोस्तों 68 में मिलता है। यह आर्टिकल याद रखना, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर दोस्तों बात करते हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है, यानी कि दोस्तों इसकी भी दोस्तों एक समय लिमिट सीमा होती है। क्योंकि दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि लंबे समय तक दोस्तों राष्ट्रपति नहीं है तो कब तक दोस्तों उपराष्ट्रपति उसका कार्य संभाल सकता है, तो अधिकतम कितनी है दोस्तों, 6 महीने तक ही। 6 महीने के बाद राष्ट्रपति ही संभालेगा। आप जैसे मान लेते राष्ट्रपति नहीं आए तो दोस्तों अधिकतम आप 6 महीने तक ही आप जो है राष्ट्रपति की गद्दी को संभालेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि राष्ट्रपति जो है वो दोस्तों 6 महीने से ज़्यादा वो अनिवार्य भी नहीं रह सकता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर 6 महीने अनिवार्य रहा तो दोस्तों अगले चुनाव होने की संभावना व्यक्त हो जाती है। तो यानी दोस्तों 6 महीने तक जो है इसका जो है रह सकता है। 6 महीने से दोस्तों यदि ज़्यादा हो रहा है तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों
विशेष अधिकारों और वेतन व भत्ते का प्रयोग कर सकता है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां वो दोस्तों सभी उपराष्ट्रपति को मिल जाती हैं और विशेष अधिकारों और वेतन भत्तियों का भी प्रयोग कर सकता है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता हो तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति जैसे मान लेते हैं कि राज्यसभा के अध्यक्ष का पहले कार्य करता था, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति ना होने की वजह से अब उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के कार्य को संभाला है, तब वह दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों वह राष्ट्रपति के कार्य संभाल रहा है तो राष्ट्रपति की हैसियत से ही कार्य करेगा, ना कि राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कौन कौन? लोकसभा तथा राज्यसभा उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों इनके सदस्य दोनों मिलकर करते हैं। क्लियर। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है दोस्तों, याद रखिएगा, वेतन भी पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो उपराष्ट्रपति का दोस्तों वेतन कितना हो जाएगा? 4 लाख। 4 लाख। क्लियर। और राष्ट्रपति का वेतन कितना है दोस्तों? 5 लाख है। अगला दोस्तों, वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी बुक जो है दोस्तों ये करीब 2021 की है ये बुक, ठीक है। अब क्या चल रहा है दोस्तों? 2022 चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वेंकैया नायडू अब नहीं है, ठीक है, ये आपको दोस्तों नहीं करना है। अब कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ है। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़। ये 13वां क्रम भी दोस्तों आपका खत्म हो जाएगा, तो अब कौन आ जाएंगे दोस्तों? 14वें क्रम के। याद रखिएगा 14वां क्रम, ठीक है। तो 14वां क्रम नहीं दोस्तों आपका हो जाएगा या 15वां होगा ना, क्योंकि 15वां दोस्तों राष्ट्रपति हैं तो 15वां ही क्रम चलेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? 15वां क्रम। और जो कौन है? जगदीप धनखड़ है। ये बुक आपकी पुरानी हो गई, जब आप दोस्तों 2022 की बुक परचेज करेंगे तो आपको दोस्तों जगदीप धनखड़ का ही नाम मिलेगा, ठीक है, जगदीप धनखड़। क्लियर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और वे दोस्तों 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों, भारत का महान न्यायवादी, जिसको बोलते हैं दोस्तों अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल दोस्तों कोई अलग नहीं होता है, इसी को ही हम बोलते हैं। याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल किसको बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं जो भारत का महान न्यायवादी होता है। तो दोस्तों इसके जो उल्लेख है ये आर्टिकल 76 में मिलता है। ये आपके दोस्तों अभी तक के सभी एग्जामों में काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप दोस्तों सभी पर दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें, यदि आप इस वीडियो को शुरू से कंप्लीट देखेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी और आपका जीके का लेवल दोस्तों जो है आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो इस वीडियो से। क्योंकि दोस्तों यह येलो बुक दोस्तों कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है। ये बुक यदि आपने इसको एक बार अच्छे तरीके से समझ लिया और पढ़ लिया ना, तो भाई हमेशा जीके में टॉप ही करोगे। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा दोस्तों जिसमें आपको जीके जीएस के क्वेश्चन ना आए, ठीक है। और वादा है ये हमारा आपसे कि भले ही दोस्तों कुछ लेट हो जाए, क्योंकि दोस्तों हमें भी दोस्तों कुछ भी और भी दोस्तों वीडियोस अपलोड करने पड़ते हैं, तो दोस्तों वीडियो बनाने में, उसमें एडिटिंग करने में, अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, इसलिए डेली क्लास नहीं आ पाती है। लेकिन हम कोशिश पूरी करते हैं आपको ये क्लास प्रोवाइड कराने के लिए। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। जब भी इस वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा ना तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अभी तक की दोस्तों हमारी कितनी लगभग 21 क्लासें हो चुकी है, तो ये दोस्तों 22वीं क्लास है, ठीक है। तो येलो बुक की दोस्तों अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार उन क्लासों को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर बहुत ही कम ऐसे चैनल बने हुए हैं जो कि दोस्तों आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन करवाते हैं। तो दोस्तों ये चैनल आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर दोस्तों आपको येलो बुक का पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना अब कुछ बात नहीं करेंगे, अपने सीधे मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल की दोस्तों नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति ही करता है। दोस्तों ये पॉइंट एक है, क्वेश्चन दोस्तों इसमें काफ़ी बनते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का महान न्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल 76 हो जाएगा। क्लियर।
और अटार्नी जनरल किसे कहा जाता है? भारत के महान्यायवादी को। ये भी पूछा जाता है कि अटार्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। ठीक है, संविधान अनुच्छेद 73 के अंतर्गत। अगला है दोस्तों अटार्नी जनरल या दोस्तों भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण कर सकता है। दोस्तों जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक भारत का महान्यायवादी जो अटार्नी जनरल है तब तक वह दोस्तों अपने पद को धारण कर सकता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। ठीक है, अगला है दोस्तों अटार्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं कि वह भारत का नागरिक हो। वही सब जैसा कि मैं अब हम आपको बता के आए हैं। तो दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है जो उसकी योग्यताएं हैं वही दोस्तों एक भारत के महान न्यायवादी बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो दोस्तों MC शीतलवाद। याद रखिएगा इनका नाम दोस्तों, याद रखिएगा, आपको काफ़ी न्यू क्वेश्चन लग रहा होगा। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाद। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है अटार्नी जनरल या दोस्तों भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही दोस्तों मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में भाषण दे सकता है। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अटार्नी जनरल में दोस्तों कितना पावर होता है। भले ही दोस्तों वह संसद का सदस्य होता है लेकिन ना ही वो दोस्तों किसी मंत्रिमंडल का सदस्य है, ना ही वो दोस्तों किसी सदन का, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन दोस्तों वह किसी भी सदन में जाकर भाषण दे सकता है। ये इसके पास पावर है, किंतु उसे दोस्तों मत देने का अधिकार नहीं है, उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों अटार्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह भारत सरकार की विधि संबंधी विषयों पर सलाह भी देता है। कौन? भारत का महान्यायवादी या अटार्नी जनरल। अगला पॉइंट है दोस्तों अटार्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। भारत के जितने भी न्यायालय हैं उनमें सभी में दोस्तों भारत के महान्यायवादी की सुनवाई का अधिकार है। इसके बाद दोस्तों है अटार्नी जनरल को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, कौन सा? एक सॉलिसिटर जनरल व 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए गए हैं ये अटार्नी जनरल की दोस्तों सहायता करने के लिए। अब यहाँ से दोस्तों स्टार्ट हो जाता है राज्य का महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं दोस्तों? एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता को ही बोला जाता है। अब यहाँ से दोस्तों आपको छोटी छोटी क्वेश्चनों की बातें पता चलेंगी, तो अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 165, ठीक है, अनुच्छेद आ गया ना 165, जितने भी अनुच्छेद हैं 395 टोटल अनुच्छेद, बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। राज्य की महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई। अब दोस्तों आपके एग्जाम में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, किस अनुच्छेद में मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों राज्य की महाधिवक्ता का जो व्यवस्था है, महाधिवक्ता का जो उल्लेख है, ये संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णित है। क्लियर? अगला दोस्तों जो ये रेड पॉइंट आप देख रहे हैं, ये इस पॉइंट को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे सभी पर दोस्तों अपनी इस कॉपी में। क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य का सर्वोच्च, कौन? वह किसके लिए आया है? राज्य के महाधिवक्ता के लिए। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। याद रखिएगा दोस्तों जो एडवोकेट जनरल होता है वो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का हो चुका है। ये कभी भी किसी भी वक्त आपसे एग्जाम में बन सकता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रहता है। जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक दोस्तों एक राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल अपने पद पर दोस्तों आसीन हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है महाधिवक्ता बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वही योग्यताएं होनी चाहिए दोस्तों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों यहाँ पर दिया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसी को दोस्तों बोलते हैं कैग, CAG। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैग बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, जिसका दोस्तों संबंध संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत करता है, जो कि दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षा की जो नियुक्ति है, जो CAG होता है, कैग होता है, इसकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। इस पॉइंट को दोस्तों अपने दिमाग में और अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट है, सार्वजनिक धन का संरक्षक भी जो होता है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही कहा जाता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारत के कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। अगला है दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पदावधि कि वह अपने पद पर कब तक रह सकता है। वो दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ये 65 वर्ष की आयु है उसकी, जब तक वह 65 वर्ष की आयु को पूरा नहीं कर लेता है, और लगभग दोस्तों 6 वर्ष तक अपने पदावधि पर आसीन रह सकता है। क्लियर? कैग की दोस्तों अपने पद पर कब तक रह सकता है? 6 वर्ष तक और 65 वर्ष की आयु तक। अगला पॉइंट है दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यदि अपने पद से दोस्तों त्याग पत्र देना चाहता है तो वह किसे देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा। ठीक है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पॉलिटी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई 100 में से ये समझ लो आपको 200% क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं पॉलिटी से। तो पॉलिटी में दोस्तों कौन से राष्ट्रपति हैं, किस नंबर के हैं, किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, कौन शपथ दिलाता है, ठीक है, ये सब तो दोस्तों आपको 100% पता होनी ही चाहिए हर हालत में। यहाँ से दोस्तों एग्जामिनर दोस्तों क्वेश्चन बनाता ही है, कब पता नहीं कब क्या पूछ दे। तो आपको दोस्तों पॉलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, और स्पेशल यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के साथ साथ आपकी स्पेशल बोल रहा हूँ यूपी एसआई में सबसे ज़्यादा दोस्तों पॉलिटी का रोल होता है इन दोनों में, यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई में। तो पॉलिटी को दोस्तों आप अपने अच्छे तरीके से कवर करिएगा। और आपको बता दें कि आने वाली परीक्षा जो है आपकी एसएससी जीडी, और उसके बाद दोस्तों जल्द ही आपकी बड़ी भर्ती होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस और आपके साथ में पीएससी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आपकी ये वैकेंसी तो 100% आनी है, और जब भी आएगी दोस्तों ये ज़रूर आएगी और बम्पर भर्ती आएगी। ठीक है, तो अभी से आप इसकी तैयारी में जुड़ जाइएगा। और जिन लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी भी तैयारी आपकी इसी के क्रम में होती जाएगी। यदि आप दोस्तों जीके को पढ़ रहे हैं ना, तो आपके दोस्तों दोनों तैयारी कंपलसरी हो रही है। यदि आप जीके पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, तो समझ लो आपके एसएससी जीडी के साथ यूपी पुलिस की भी तैयारी हो रही है। तो बस आपका दोस्तों कंटिन्यू होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दोस्तों कब तक कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस की भर्ती काफ़ी लेट भर्ती हो चुकी है, काफ़ी सालों से आ रही, बट अभी तक कोई भर्ती का इसमें कोई सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। यहाँ तक दोस्तों हो सकता है कि गवर्नमेंट इस बार नहीं तो 2023 में निकालेगी। और आपको बता दें कि यू स्टेट की जितनी भर्ती हैं वो खास तौर से यूपी स्टेट की बता रहा हूँ। यूपी स्टेट की भर्ती वही ऐसी है कि पता नहीं निकाल तो देंगे, अब ये पूरी का वो इसका भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का भैया कोई भरोसा ही नहीं है ये भर्ती कब निकालेगी और कब पूरा कराएगी। तो आप अपनी मेहनत को करते रहिए, भर्ती तो आएगी, ज़रूर आएगी। तो आपको बता दें 2022 में सुन रहे थे कि दिसंबर में आ रही है, नवंबर में आ रही है, बट ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आ जाएगी। ये 100% है कि 2023 में ही आएगी, और ये पूरी करवाएंगे 2024 में जहाँ तक की, क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो भाई अपना फ़ायदा करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी ही ना। तो हो सकता है 2024 तक ये आपका कंप्लीट करवा सकते हैं, और ये भी क्लियर नहीं है कि हो ही जाएगी। ठीक है, बट आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिएगा और डिमोटिवेट ना होइएगा। ठीक है, और यदि आप ओवर एज हो भी रहे हैं तो गवर्नमेंट इसमें आपका ज़रूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकालेगी, आपको एज में छूट ज़रूर देगी। क्योंकि दोस्तों जो आपकी अग्निवीर भर्ती हुई थी इसमें भी दोस्तों गवर्नमेंट ने छूट दी है, जो कि दोस्तों आपकी जो उम्र 23 साल तक की छूट दी थी जो कि जीडी वालों को। लेकिन दोस्तों अब जो भर्ती होगी उसमें आपकी 21 साल तक ही रहेगी। ठीक है, और इस बार दोस्तों उन्होंने जीडी में तो 23 साल दे दिया है। तो हो सकता है यूपी पुलिस में भी आपको दोस्तों ओवर एज यदि आप हो भी सकते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसमें दोस्तों आपकी कोई डाउट नहीं है, आपको एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है। और दोस्तों जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है कैग, इसका दोस्तों वेतन होता है 2.5 लाख 2,50,000 रुपये दोस्तों इसका वेतन होता है मासिक। और वह दोस्तों केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। यानी कि दोस्तों अब आप कहोगे कि जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसका काम क्या होता है। उसका काम यही होता है कि वह केंद्र सरकार यानी दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री, और क्या करता है, और राष्ट्रपति है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो लेखों से संबंधित रिपोर्ट जो है वो दोस्तों राष्ट्रपति को देता है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। जो दोस्तों राज्य सरकार है उस पर राज जाएगा राज्यपाल के पास,
जो केंद्र का लेखा जोखा है वो जाएगा केंद्र सरकार के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। क्लियर। वह संसद की लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। वह संसद की दोस्तों लोक लेखा जो समिति की है अपने एक मित्र की तरह, दोस्त की तरह और अपना एक मार्गदर्शक शिक्षक के रूप में कार्य करता है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जामिनर जो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या कौन थे? तो याद रखिएगा वी नरहरि। कौन है? वी नरहरि राव थे। ये दोस्तों भारत के प्रथम सीएजी थे। क्लियर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय भारत की न्याय व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोस्तों आपको समझना होगा। ठीक है, जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उच्चतम न्यायालय भारत की न्याय व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है, जिसमें दोस्तों सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। और उच्चतम न्यायालय दोस्तों आपका दिल्ली में स्थित है। ये तो बिल्कुल इजी पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। अगला पॉइंट है दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन संबंधी शक्तियां भारतीय संसद को प्राप्त हैं। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बने कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गठन की शक्तियां किसके पास हैं, तो संसद के पास हैं, ना कि राष्ट्रपति के पास। ठीक है, याद रखिएगा। अब काफ़ी कैंडिडेट दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन आपको बता दें राष्ट्रपति के पास नहीं है। न्यायालय की स्थापना जो गठन संबंधी शक्तियाँ हैं ये सभी दोस्तों संसद के पास विहित हैं। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय का गठन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों, नोट कर लेना अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लेंगे सभी दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्चतम न्यायालय का गठन दोस्तों 28 फरवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 28 फरवरी 1950 को हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कितने दोस्तों? 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये दोस्तों शुरुआत में होते हैं। ठीक है, शुरुआत में दोस्तों कितने होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश होता है और दोस्तों 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। चलिए अगला पॉइंट की यदि हम दोस्तों बात करते हैं तो अगला पॉइंट है उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए दोस्तों, कोई भी गठन हो, कोई भी कुछ भी हो, उसमें दोस्तों आपसे आर्टिकल तो दोस्तों आपके एग्जाम में बनता ही है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी जो गठन का प्रावधान है यह दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 124 में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों इन न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर दोस्तों 65 वर्ष तक रह सकता है। कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक रह सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश को कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यदि दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कदाचार है, सदाचार नहीं है, तथा असमर्थता है, यानी कि दोस्तों वो असमर्थता है और आधार पर उसके संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पारित करके दोस्तों उसको राष्ट्रपति द्वारा हटवाया भी जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए क्या कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहला पॉइंट है वह भारत का नागरिक हो। सीधी सी बात है दोस्तों, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, यानी दोस्तों राष्ट्रपति के थ्रू वह कानून के उच्च कोटि का ज्ञाता हो। इसके बाद है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कभी भी पूछा जा सकता है। इसको आप टिक लगा के इंपॉर्टेंट नोट बनाकर लिख लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के उसकी पद की शपथ कौन दिलाता है? सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, और आगे भी आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों
जीके और जीएस में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो हमेशा कई वर्षों से दोस्तों रिपीट होते आ रहे हैं, वो क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से का एग्ज़ाम देते हो, चाहे किसी भी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस का दोस्तों काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के इसके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। ये दोस्तों विशेष बात याद रखना। अब काफ़ी लोग कह सकते हैं कि कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के यदि कोई मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो जाता है तो वह किसी भी उच्च न्यायालय में या न्यायालय में जाकर दोस्तों वकालत नहीं कर सकता है। अगला है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, अब तक हैदराबाद और श्रीनगर की इस प्रकार की बैठक आयोजित हो चुकी है, जैसा कि दोस्तों आपकी पिछली क्लास में बताया था। अगला दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश का वेतन दोस्तों 2,80,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपये होता है। इनके वेतन की बात करते हैं तो वेतन आपको सभी का याद रखना है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है दोस्तों? आप सभी को पता है 5 लाख। कितना है दोस्तों? 5 लाख होता है। और मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000। क्लियर। अगला पॉइंट है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की जितनी भी शक्तियां फैली हुई हैं वो दोस्तों अनुच्छेद 136 के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे सभी दोस्त, सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? याद रखिएगा, हीरालाल जेकौनिया। हीरालाल जेकौनिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों ये प्रथम न्यायाधीश थे। कौन से? प्रथम न्यायाधीश की बात हो रही है, ठीक है। अगला दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले कौन है? वाई.वी. चंद्रचूड़। सबसे लंबे समय तक, इन्होंने सबसे अधिक लंबे समय तक कार्यभार संभाला है, वाई.वी. चंद्रचूड़। अगला दोस्तों, सबसे कम समय में मुख्य न्यायाधीश रहने वाले जो कि दोस्तों सबसे कम समय तक रहे हैं वो है कमल नारायण सिंह। कौन हो जाएंगे दोस्तों? कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति थे। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश है के.जी. बालकृष्णन। कौन है दोस्तों? के.जी. बालकृष्णन है, ये दोस्तों प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद है दोस्तों फातिमा बीबी। फातिमा बीबी दोस्तों भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। याद रखिएगा, ये दोस्तों लेडीज़ हैं, याद रखिएगा, प्रथम महिला हैं। याद रखिएगा, फातिमा बीबी जो है दोस्तों ये भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश है। और अभी तक महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं हुई है। याद रखिएगा, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऐसे ऑप्शन दे देगा, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या संसद, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों दूसरी भाषा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अब तक हुई है या नहीं हुई है, या हो चुकी है, कितनी बार हो चुकी है, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। तो यानी आपको दोस्तों याद रखना है कि अभी तक महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में अभी तक दोस्तों नहीं हुई है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों इस पे दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के कार्य। उच्चतम न्यायालय के कार्य, अब इसकी जो चर्चा है दोस्तों हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की जो क्लास है दोस्तों में यहीं तक रखते हैं। तो अब दोस्तों अगली दोस्तों क्लास में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, क्योंकि दोस्तों आपसे वादा क्या है ना, पेज बाई पेज पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के दोस्तों हमने पेज कंप्लीट किए हैं। अब अगली वीडियो में दोस्तों स्टार्ट करेंगे उच्चतम न्यायालय और उसके दोस्तों होने वाले कार्य के बारे में। क्लियर दोस्तों। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और जब भी दोस्तों वीडियो अपलोड होगा तो आपको दोस्तों नोटिफिकेशन आपके चैनल पर पहुंच जाएगा, यदि आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर रखा है तो, ठीक है। और दोस्तों आपको बता चुके इसलिए आप इसका PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री में, बिल्कुल दोस्तों फ्री है दोस्तों इसका PDF। तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया गया है, तो उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और उस ग्रुप में दोस्तों हमारे मीडिया फाइल में जाकर
आप वहाँ से इस बुक का दोस्तों कंप्लीट PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और आपको बता दें कि हमने SSC GD के लिए दोस्तों आपकी प्रैक्टिस सेट की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जो कि दोस्तों कभी कभी आपकी वो भी अपलोड होती रहती हैं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट की क्लासों को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल उसमें मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगा कि आपको दोस्तों ये वीडियो भी जल्द दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाए, जिससे दोस्तों आप आगामी आने वाली परीक्षाओं में अपना अच्छा दोस्तों स्कोर खड़ा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।